हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लायन एयर फ्लाइट 610 का योग टेक ऑफ करते ही हिलने लगा। पायलट ने ऑटो पायलट को ऑफ किया, फ्लैप्स को 0 पर सेट किया। तभी ये प्लेन एक हिडन टेक्नोलॉजी MCAS ने प्लेन को गिराना शुरू कर दिया। पायलट ने लाख कोशिश किया प्लेन को संभालने की, पर MCAS इतना हावी हो चुका था कि इसने पायलट की कोई भी कमांड एक्सेप्ट नहीं किया और लायन एयर फ्लाइट 610 जावा सी में क्रैश हो गया। हादसे के करीब 5 महीने बाद 10 मार्च 2019 बोइंग 737 मैक्स 8 का एक विमान इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 एडिस अबाबा बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथोपिया से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। 5 महीने पहले ही लायन एयर फ्लाइट 610 जो क्रैश हो गया था, वो प्लेन भी बोइंग 737 मैक्स 8 का ही मॉडल था। लेकिन इस हादसे के बाद बोइंग 737 मॉडल के प्लेन उड़ा रहे सारे पायलट्स को MCAS के बारे में बता दिया गया। इस प्लेन को उड़ा रहे थे गेटाचू। इन्हें भी भली भांति पता था कि अगर MCAS प्लेन में एक्टिवेट हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये 29 वर्ष के थे, 8222 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। ये बोइंग 737 उड़ाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट थे। वहीं 8000 से भी अधिक फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर मोहम्मद थे। ये 25 साल के थे और 207 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। प्लेन में 8 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 149 पैसेंजर सवार होने लगे, यानी कि इस प्लेन में कुल 157 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को एडिस अबाबा से नायरोबी जाना था। 8:38 इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। उड़ान के महज 10 सेकंड बाद योग हिलने लगा। योग का हिलना ये संकेत दे रहा था कि प्लेन का स्पीड कम हो रही है, प्लेन स्टॉल में भी जा सकता है। उधर मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा, जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। प्लेन इस वक्त ग्राउंड से करीब 800 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। कैप्टन ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया ताकि प्लेन का स्पीड थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन प्लेन जिसे ऊपर जाना चाहिए था, अचानक से वो नीचे गिरने लगा। अब कैप्टन को तुरंत समझ में आ गया कि ये MCAS है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। वही MCAS जिसने लायन एयर को क्रैश करा दिया। पर कैप्टन को भली भांति ये पता था कि इस MCAS को कैसे बंद किया जाए। टेक ऑफ के करीब 3 मिनट बाद प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। पायलट्स मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड 6500 फीट पर जाने के लिए जूझ रहे थे। MCAS लगातार प्लेन पर हावी होकर प्लेन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। इसलिए इसे बंद करने के लिए कैप्टन ने ऑटो पायलट को ऑफ करके ट्रिम स्विच को भी ऑफ कर दिया। इसके ऑफ हो जाने से पायलट योक में लगे इस बटन का इस्तेमाल करके स्टेबिलाईजर को अप डाउन करके प्लेन के नोज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब इसे कंट्रोल करने के लिए पायलट्स को अपने हाथों से इस पहिए को घुमाना था। बोइंग के बताए प्रोसेस के हिसाब से कैप्टन ने सब कुछ अच्छे से किया। अब उन्हें ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब MCAS एक्टिवेट हुआ तब MCAS स्टेबिलाईजर को डाउन करने लगा। जब तक कैप्टन ने सिचुएशन को समझा तब तक स्टेबिलाईजर डाउन होते होते अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रोटेट हो चुका था। उसी वक्त कैप्टन ने ट्रिम स्विच को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से स्टेबिलाईजर भी उसी एंगल में फिक्स हो गया। अब प्लेन का गिरना तभी रुक सकता था जब इस स्टेबिलाईजर को दोबारा से सीधा कर दिया जाता। लेकिन ट्रिम स्विच ऑफ हो जाने की वजह से पायलट्स अब अपना कंट्रोल इससे खो चुके थे। उनके पास इसे सीधा करने का बस एक ही उपाय था, अपने हाथों से इस व्हील को घुमाना। लेकिन यहाँ भी उन्हें काफी दिक्कत होने लगी। ये व्हील इतना जाम हो चुका था कि इसे घुमाना वो भी हाथों से इम्पॉसिबल हो गया। कैप्टन ने हर वो पॉसिबल तरीका अपनाया जिसे बोइंग कंपनी ने कहा था, पर बोइंग की सारी बातें धरी की धरी रह गई। कैप्टन के पास प्लेन को बचाने का अब एक ही रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो एक सिक्के के 2 पहलू जैसा था। या तो जिंदगी मिलती या फिर मिलती मौत। कैप्टन ने वापस से ट्रिम स्विच को ऑन कर दिया ताकि योग का इस्तेमाल करके स्टेबिलाईजर को सही पोजीशन में लाया जा सके। लेकिन खतरा इस बात का था कि कहीं फिर से MCAS एक्टिवेट ना हो जाए। अगर नहीं हुआ तो पायलट प्लेन को बचा लेंगे, अगर ऑन हो गया तो MCAS प्लेन को क्रैश करा देगा। कैप्टन ने अब इथोपियन एयरलाइन को किस्मत के हाथों सौंप दिया और दोबारा से ट्रिम स्विच को ऑन कर दिया। इसके ऑन होते ही MCAS दोबारा से एक्टिवेट हो गया और इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 हमेशा के लिए खामोश हो गया।
और उड़ान के महज 6 मिनटों के अंदर ही प्लेन रडार से गायब हो गया। ये लगभग 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती से टकरा गया, जिससे 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे की चौड़ाई 90 फीट और लंबाई 120 फीट थी। इतना विशालकाय प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ऐसे में 157 इंसानों के साथ क्या हुआ होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लायन एयर फ्लाइट 610 का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि इथोपियन एयरलाइन फिर से क्रैश हो गया। पूरी दुनिया अब बोइंग पर सवाल कर रही थी कि कैसे 5 महीनों के अंतराल में 2 प्लेन एक ही तरीके से क्रैश हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस गुत्थी को सॉल्व करने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिम को समझना पड़ेगा। प्लेन के टेल में स्टेबिलाईजर होता है जो कि रोटेट होता है। पायलट इसे अपने योग के इस बटन से इसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेप ट्रिम के स्विच को ऑन रखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकली पायलट के योग से कनेक्टेड होता है। अगर इस स्विच को ऑफ कर दे या प्लेन में इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए तो योग का ये बटन काम नहीं करेगा। इसलिए प्लेन में व्हील होता है जो मैकेनिकली स्टेबिलाईजर से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसे हाथों से घुमाकर स्टेबिलाईजर को रोटेट किया जा सकता है। इसके पीछे घूमने पर नोज ऊपर और आगे की ओर घुमाने से नोज डाउन होता है। अब इतना समझने के बाद आइए वापस से चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। एटीसी ने अपने बयान में कहा कि प्लेन को उड़ाने में दिक्कतें हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते, प्लेन रडार से गायब हो चुका था। एटीसी के रडार के मिले डेटा से ऐसा लग रहा था मानो लायन एयर और इथोपियन एयरलाइन दोनों एक ही तरीके से क्रैश हुआ। इसलिए पूरा शक एमकेएस की ओर ही जा रहा था। क्रैश लोकेशन पर प्लेन का स्टेबिलाईजर मिला जो अपने मैक्सिमम नोज डाउन पोजीशन में था। इससे ये साबित हो गया कि प्लेन के एमकेएस सिस्टम ने ही प्लेन के नोज को डाउन किया। इस हादसे के करीब 5 महीने पहले ही जब लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ था, तभी सारे पायलट्स को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अगर एमकेएस एक्टिवेट हो जाता है तो उसे कैसे ऑफ किया जाए। कायदे से तो इस प्लेन का क्रैश नहीं होना चाहिए था अगर पायलट ने सब सही से किया हो। तो जब कॉकपिट में हो रहे बातों को सुना गया तो ये पता चला कि कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म्स बज रहा था। ट्रिम व्हील की घूमने की आवाजें आ रही थी। कैप्टन ने ऑटो पायलट को ऑफ किया, ट्रिम स्विच को ऑफ किया और मैनुअली ट्रिम व्हील का इस्तेमाल करने लगे। ये एक बिल्कुल ही सही प्रोसीजर था एमकेएस को बंद करने का। अब उन्हें व्हील की मदद से स्टेबिलाईजर को सही पोजीशन में लाना था, लेकिन ये व्हील इतना जाम हो गया कि इसे घुमा पाना इम्पॉसिबल हो गया। वो सब कुछ तो नियम के अनुसार कर रहे थे, फिर भी वो कैसे प्लेन को बचा नहीं पाए। इसका जवाब दिया एफडीआर यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने। एफडीआर के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद एओए यानी कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर में खराबी हो गई, जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग देने लगा। ये सेंसर प्लेन के अगले हिस्से में दोनों तरफ होता है। इन दोनों में से ही एक सेंसर उड़ान के बाद खराब हो गया। 5 महीने पहले हुए लायन एयर के क्रैश में भी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था क्योंकि उसके मेंटेनेंस में गड़बड़ी की गई थी, पर इथोपियन एयरलाइन का मेंटेनेंस एकदम क्लीन था। इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि इथोपियन एयरलाइन का सेंसर टेक ऑफ के बाद खराब हुआ। मे भी टेक ऑफ के दौरान ये कोई पंछी से टकरा गया होगा और घायल सेंसर ये बताने लगा कि प्लेन का स्पीड कम हो गया है, जबकि ऐसा था नहीं। प्लेन अपने मैक्सिमम टेक ऑफ थ्रस्ट पर था। सेंसर के द्वारा लो स्पीड की गलत जानकारी की वजह से कंप्यूटर को लगा कि प्लेन स्टॉल में चला जाएगा, इसलिए वो योक को हिलाने लगा और मास्टर कॉशन अलार्म को भी बजा दिया। यहीं पर कैप्टन से अनजाने में गलती हो गई। उन्होंने फ्लैप को 0 करके ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया। बोइंग के अनुसार जब प्लेन का नोज ऊपर होगा, ऑटो पायलट ऑफ होगा और फ्लैप 0 पर होगा, तब बिना किसी सूचना के एमकेएस एक्टिवेट हो जाएगा और प्लेन के नोज को डाउन करना शुरू कर देगा। इथोपियन एयरलाइन में भी ऐसा ही हुआ। एमकेएस के एक्टिवेट होने के सभी 3 शर्तें लागू हो चुकी थी, पर एक बात समझ से परे था कि एमकेएस के बंद होने के बाद एकलौता डिवाइस जो प्लेन को बचा सकता था, वो ट्रिम व्हील कैसे जाम हो गया। छानबीन में ये पता चला कि प्लेन के गिरने की रफ्तार बहुत अधिक थी। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नीचे गिर रहा था, जबकि इसका स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उड़ता है तो हाथों के ताकत से प्लेन को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही कारण था कि ट्रिम व्हील को घुमाना इम्पॉसिबल हो गया। सारी गुत्थियों को सुलझाने के बाद एक सवाल अब भी अनसुलझा ही था
सवाल ये कि प्लेन का स्पीड इतना कैसे बढ़ गया। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि टेक ऑफ के वक्त इंजन का थ्रस्ट लीवर मैक्सिमम टेक ऑफ पोजीशन यानी फुल पर होता है, क्योंकि टेक ऑफ करते समय अधिक पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन टेक ऑफ के बाद इसे ऑटोमेटिकली कम होकर क्लाइंबिंग थ्रस्ट पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मे बी ऐसा खराब एंगल ऑफ अटैक सेंसर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि प्लेन का ऑटो थ्रस्ट भी इसी सेंसर से डेटा लेता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने में एमकेएस के जानलेवा टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहे थे, इसलिए उनका ध्यान थ्रस्ट पर गया ही नहीं, जो कि अपने मैक्सिमम पोजीशन पर था। अब क्योंकि प्लेन नीचे की ओर गिर रहा था, इसीलिए इसका स्पीड बढ़ता गया और 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को भी क्रॉस कर दिया। ऐसे में प्लेन के स्टेबिलाईजर पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि स्टेबिलाईजर व्हील को घुमा पाना इम्पॉसिबल हो गया और इस तरह से इथोपियन एयरलाइन हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब दुनिया के सभी देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 को ग्राउंडेड कर दिया। करीब 2 सालों तक ग्राउंडेड रहने के बाद बोइंग ने अपने टेक्नोलॉजी में काफी सुधार किया। अब एमकेएस एक नहीं बल्कि 2 सेंसर से कनेक्ट हो गया। अब ये पायलट के कंट्रोल को ओवरराइड नहीं करेगा। इसे बंद करने के बाद भी योक के इस बटन से ट्रिम व्हील को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एमकेएस सिर्फ एक बार एक्टिव होगा और एक बार अगर ये बंद हो जाए तो दोबारा ये एक्टिव नहीं होगा। अब बोइंग के एमकेएस सिस्टम में काफी सुधार हो चुका है। क्यों इतने लोगों के मौत के बाद ही बोइंग ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे टेक्नोलॉजी में खामी थी, उसके बाद इसे इम्प्रूव किया गया। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।